ऑल राइट, सो इस सेक्शन में हम लोग आगे देखेंगे कि ब्लॉब स्टोरेज को यूज़ करके हम अपनी फाइल्स को एज्योर क्लाउड में कैसे स्टोर एंड मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टैटिक सिंपल सी वेबसाइट को हम कैसे होस्ट कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग फाइल्स स्टोर कर रहे हैं उसकी वर्जनिंग कैसे, मतलब अलग अलग वर्जन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट या तो ब्लॉब रेप्लिकेशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं इस सेक्शन के टॉपिक पे, जो कि है एज्योर स्टोरेज अकाउंट एंड ब्लॉब स्टोरेज। तो सबसे पहले देखते हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्या होता है। चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एज्योर स्टोरेज अकाउंट के बारे में, जो कि एक एज्योर का एक रिसोर्स है। ओके, जो हमें एक प्लेस या तो रिसोर्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर एंड मैनेज कर सकते हैं। एंड जब एक बार हम लोग स्टोरेज अकाउंट रिसोर्स बना लेते हैं, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, क्यू एंड टेबल स्टोरेज। तो जैसे कि हमारे इस सेक्शन का टॉपिक है तो फोकस क्या है, ब्लॉब स्टोरेज। तो ब्लॉब स्टोरेज सर्विस को यूज करने के लिए हमको पहले तो स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका हाई लेवल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्टोरेज अकाउंट एक रिसोर्स है, तो रिसोर्स बनाने के लिए हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए, और रिसोर्स ग्रुप एक सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है। तो आप देखोगे सबसे हाई लेवल पे क्या है, एज्योर का सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर क्या है, एक रिसोर्स ग्रुप, उसके अंडर हम लोग ने एक रिसोर्स बनाया, वो है स्टोरेज अकाउंट। और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम डिफरेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज, एज्योर फाइल्स, क्यू स्टोरेज और टेबल स्टोरेज। ओके, सो अब हम ब्लॉब स्टोरेज को प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। सो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल्स या तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्लाउड में स्टोर एंड मैनेज कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि देखो आपकी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, या तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो अलग अलग टाइप की जो फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे स्टोर एंड मैनेज कर सकते हो। एंड ब्लॉब स्टोरेज में आप ये फाइल्स कंटेनर के अंदर स्टोर करते हो। सो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर हमको सिंपली एक कंटेनर क्रिएट करना है जिसमें हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड जो भी फाइल्स या तो ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करेंगे कंटेनर्स में, उसको हम लोग ब्लॉब बोलते हैं, इसीलिए सर्विस का नाम है ब्लॉब स्टोरेज। एंड अगर बात करें यूसेज की कि ब्लॉब स्टोरेज कहाँ यूज होता है, तो आप अलग अलग पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशंस है या तो वेबसाइट है, अब वेबसाइट में यूज होने वाली जो इमेजेस हैं या तो लेट्स से यूजर की प्रोफाइल पिक्चर्स है, अगर आपको वो स्टोर करना है तो आप ब्लॉब स्टोरेज यूज कर सकते हो। या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डेटा हो, या तो आपकी कुछ बैकअप फाइल्स हो, या तो आर्काइव फाइल्स हो, तो उस पर्पस के लिए भी आप ब्लॉब स्टोरेज को यूज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी फाइल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे दो फाइल हैं, index.html और एक इमेज। ये मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल है और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल्स को मैं एज्योर क्लाउड पे स्टोर कर दूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज सर्विस का यूज कर सकते हैं, राइट। अब वो बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सो आ गए अपने एज्योर पोर्टल में, सर्च बॉक्स में सिंपली आपको सर्च करना है स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट। ओके, सो अभी करेंटली यहाँ पे कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि स्टोरेज अकाउंट को यूज करके आप अप टू 500 TB ऑफ डेटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। ओके, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सो चलिए क्रिएट पे क्लिक करके अपना एक स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं। और ये स्टोरेज अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, जैसे हम लोग ने समझा था, ब्लॉब स्टोरेज जो एक सर्विस है वो स्टोरेज अकाउंट का पार्ट है। सो इसीलिए हमको अगर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस यूज करना है तो पहले हमको स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। चलिए अकाउंट बना लेते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि सब्सक्रिप्शन वो हम लोग ने डिफॉल्ट दे दिया है। रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेटवर्क वॉचर यूज कर रहा है, बट हम लोग क्रिएट न्यू कर लेते हैं, अपना एक सेपरेट बना लेते हैं स्टोरेज के लिए। तो AZ स्टोरेज और RG, ठीक है, ये सेपरेट हम लोग ने रिसोर्स ग्रुप बना लिया। इसके बाद स्टोरेज अकाउंट का एक नेम देना है, तो हम लोग सिंपल सा एक नाम दे देते हैं, जैसे कि स्टोरेज और ACC लाइक अकाउंट। एंड इसके बाद रीजन हम लोग डिफॉल्ट के साथ चले जाते हैं। इसके बाद है प्राइमरी सर्विस, हमको सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, जो 4 हम लोग ने सर्विसेज के बारे में बात किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, इसके बाद है एज्योर फाइल्स, एंड इसके अलावा टेबल्स एंड क्यूज। ओके, सो हम लोग यहाँ पे प्रेफर्ड जो सर्विस है वो कौन सी है, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज हमको बनाना है। ऑल्दो एक स्टोरेज में
आप मल्टीपल, जैसे आपका एक स्टोरेज अकाउंट बन गया ना, इसके बाद आप उसी में टेबल भी बना सकते हो, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, दिस हेल्प्स अस टू प्रोवाइड रेलिवेंट गाइडेंस, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है, दैट्स इट। लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप कौन सी टाइप का, ठीक है, सर्विस यूज करने वाले। ओके, यहाँ पे एरर आ गया, जो हम लोग ने नाम दिया था स्टोरेज का, ये ऑलरेडी टेकन है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे एक यूनिक नाम यूज करना पड़ता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्टोरेज के आगे एम प्रशांत यूज कर लेता हूँ, ठीक है, एम प्रशांत, और ACC हटा देते हैं, तो सिंपल है एम प्रशांत स्टोरेज, ये नाम हो गया। इसके बाद है परफॉर्मेंस, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ओके, सो हम लोग स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं। रिडंडेंसी यहाँ पे है जियो रिडंडेंट, तो बाय डिफॉल्ट के साथ ही जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ऑल दो हम लोग डायरेक्टली रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं और प्रोसीड करते हैं। डोंट वरी, जो बाकी के रिमेनिंग ऑप्शन है ना, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ऑल दो मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ द बेस्ट पॉसिबल वे, या तो ईजिएस्ट वे टू क्रिएट ब्लॉब स्टोरेज। ओके, सो स्टोरेज अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। सो डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। ओके, इसके बाद थोड़ी टाइम में आपको ऐसा दिखेगा, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। इसके बाद अपने स्टोरेज अकाउंट को चेक या तो एक्सेस करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। या तो आप रिसोर्स ग्रुप पे चले जाओ, या तो ऑल रिसोर्सेज पे चले जाओ, या तो आप स्टोरेज अकाउंट पे चले जाओ, ठीक है। ऑल द सिंपलेस्ट वे है हमारे पास, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ऑल रिसोर्सेज में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया हमारा स्टोरेज अकाउंट, जो कि है एम प्रशांत स्टोरेज, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में आपको स्टोरेज अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि लोकेशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ऑल दो हम लोग काम की बात पे आ जाते हैं डायरेक्टली कि भाई हमारी जो 2 फाइल्स हैं उसको अपलोड कैसे करना है। लेफ्ट साइड में आप जाओगे ना, नीचे आ जाते हैं डेटा स्टोरेज। सो जो हमारे पास 4 अलग अलग टाइप की सर्विसेज थी ना, उसके लिए 4 अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। कंटेनर हो गया, क्लासिक फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल्स। सो अभी हम लोग कौन सी सर्विस यूज करना है हमको, ब्लॉब स्टोरेज, तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर्स पे क्लिक कर लेते हैं, दैट्स इट। सो अभी यहाँ पे देखो कि लॉग्स वाला एक फोल्डर बनाया, दैट्स इट। तो मतलब जो भी ब्लॉब स्टोरेज के रिलेटेड लॉग्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कंटेनर। ओके, सो कंटेनर का नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे कि माई ऐप, कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड जो फाइल्स है उसको स्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद है एनोनिमस एक्सेस लेवल, की मतलब आपकी जो कंटेनर के अंदर जो फाइल्स है उसको कौन एक्सेस कर सकता है। तो आप देखोगे हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर नाउ, एंड ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, मतलब सिर्फ आप ही या तो ओनर जो है वही एक्सेस कर सकते हैं इन फाइल्स को। चलिए क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे माई ऐप एक हमारा कंटेनर बन गया। जैसे ही हम माई ऐप पे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ऐड डायरेक्टरी और अपलोड। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपलोड, डायरेक्टली अपलोड अपनी फाइल्स करते हैं। एंड सिंपली या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो ब्राउज फाइल कर सकते हो। सो ये रही मेरी 2 फाइल, index.html और वो इमेज, दोनों को मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये 2 फाइल सेलेक्ट हो गई, एंड सिंपली मैं करूँगा अपलोड। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ओवरराइड इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, अपलोड कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो फाइल्स स्टोर है, अब उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फाइल को क्लिक करते हो, index.html, और उसका कंटेंट आपको देखना है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक एडिट वाला ऑप्शन, तो एडिट पे आओगे ना, तो आपको ये फाइल का जो भी कंटेंट है वो दिख जाएगा। एडिट ऑप्शन को यूज करके आप अपनी फाइल्स को रीड भी कर सकते हो, और उसमें मान लीजिए छोटे से कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि वेलकम टू एज्योर अकाउंट स्टोरेज, और मान लीजिए मुझे लेट्स से वर्जन 1 है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सेव हो जाएगी। सो इस तरीके से जो आप टेक्स्ट बेस्ड फाइल अपलोड करते हो उसमें आप ऐसे मॉडिफिकेशन है तो एडिट भी कर सकते हो। चलिए अब इमेज टाइप की जो फाइल है उसमें भी देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, और अगर आप एडिट में क्लिक करोगे तो इस टाइप से आप डेमो भी देख सकते हो, ठीक है, कि फाइल कैसी दिखती है, क्या है। एंड जो भी हमारी स्टोर्स फाइल्स हैं, जैसे हम लोग ने ये फाइल अभी ओपन करी, तो हम इस फाइल को सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ब्लॉब स्टोरेज में हम लोग ने अपनी फाइल्स तो स्टोर कर दी, एंड उस फाइल को अगर हमको किसी यूज़र्स को शेयर करना है, या तो हमारे किसी एप्लीकेशन में उस फाइल्स को यूज़ करना है, लेट्स से कोई जो इमेज हम लोग ने अपलोड करी थी, उसी इमेज को अगर एक वेबसाइट में हमको यूज़ करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमको अकाउंट स्टोरेज एक यूनिक तरीका या तो नेम स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम जो भी स्टोर्ड डेटा है एक URL की मदद से, लाइक HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो फिर से चलते हैं अपने कंटेनर्स में, जहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स थी। लेट्स से ये जो PNG वाली जो फाइल है हम उस पर क्लिक करते हैं। सो ये जो इमेज वाली फाइल है, तो आप यहाँ पे ओवरव्यू में आप देखोगे एक यहाँ पे URL दिया हुआ है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो इस URL को मैं कॉपी करता हूँ,
ब्राउज़र में एक और टैब ओपन करके इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे हमको आ रहा है पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंटेनर्स में हमारी फाइल्स अपलोडेड होती है ना, उसको पब्लिक एक्सेस नहीं होता है। बट इन केस हमको इंटेंशनली ये एक्सेस प्रोवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं स्टोरेज अकाउंट में। सिंपली ऑल रिसोर्सेज में जाके स्टोरेज अकाउंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे नीचे जाओगे ना स्क्रॉल करके, तो आपको दिखेगा सेटिंग्स और उसके अंदर दिखेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आप क्लिक करो तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, तो हम इसको सिंपली इनेबल कर देंगे, दैट्स इट। और ये जो चेंजेस है उसको हमको सेव भी करना है, तो सेव कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे चेंजेस सेव हो गए। इसके बाद हमको जाना है अपने कंटेनर्स वाले ऑप्शन में। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे डेटा स्टोरेज और उसके अंदर कंटेनर्स। सो हमारे कौन से कंटेनर को पब्लिक एक्सेस देना है, तो मैं बोलता हूँ माई ऐप जो हम लोग बनाया था उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ टॉप पे एक ऑप्शन है चेंज एक्सेस लेवल, इस पर क्लिक करते हैं। सो नाउ यू कैन चेंज द एक्सेस लेवल। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो अलग अलग एक्सेस हैं, तो हम लोग सिंपली बोलते हैं एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब ओनली। मतलब यहाँ पे रीड एक्सेस हम लोग दे रहे हैं सो दैट कोई भी यूजर एक्सेस तो कर सकता है लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता। सो इट्स गुड फॉर अस। ओके, सो सिंपली ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सेस या तो परमिशन है वो गई चेंज। इसके बाद कोई भी एक हम लोग फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारी इमेज है उसको ओपन करते हैं और इसका जो URL है इसको कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली एक ब्राउज़र में टैब ओपन करके यहाँ पे एक्सेस करते हैं। सो यू कैन सी कि इस बार हम लोग अपनी फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड सिमिलरली आप यही URL अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हो, या तो किसी और यूज़र से आपको शेयर करना है तो आप ये URL उसको प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट वो इसको एक्सेस करके इसको डाउनलोड या तो एक्सेस कर सकें। चलिए अब देखते हैं SAS मीन्स शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर क्या होता है। तो अभी हम लोग ने क्या किया था, अपनी फाइल्स को शेयर करने के लिए हम लोग ने अपने कंटेनर को ही पब्लिक कर दिया था। लेकिन मान लीजिए हमें कंटेनर को अपने पब्लिक नहीं करना है, लेकिन अपने किसी यूज़र को या तो किसी एप्लीकेशन को हमें एक टेम्परेरी एक्सेस देना है अपनी फाइल्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं SAS मीन्स शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, जिसकी मदद से हम लोग अपना एक लिमिटेड एंड टाइम बाउंड एक्सेस दे सकते हैं। मींस जैसे आप लोगों के पास कभी कभी लिंक आपके पास रिसीव होती होगी कि ये लिंक सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड है, तो उस टाइप का आप एक्सेस दे सकते हो और टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो ये है हमारा कंटेनर और उसमें हमारी फाइल्स है। तो किसी भी फाइल को आप ठीक है ओपन कर लो, जैसे कि नेचर पिक वाली। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट SAS। ओके, सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो देख लेते हैं, अकाउंट की एंड ऑल। इसके बाद आप परमिशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेट्स से मुझे सिर्फ रीड परमिशन देनी है, या तो आप राइट डिलीट, ठीक है, अलग अलग टाइप की परमिशन भी दे सकते हो। एंड इसके बाद है बेस्ट पार्ट कि जो भी आप लिंक प्रोवाइड करोगे या तो जनरेट होगी, वो किस टाइम से लेकर किस टाइम तक वैलिड रहेगी, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट और टाइमिंग आप दोनों सेट कर सकते हो, और वो किस टाइम जोन में आपको ये टाइम सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड इसके बाद लास्ट में अलाउड प्रोटोकॉल, सो HTTPS ओनली हम लोग कर देते हैं। इसके बाद जनरेट SAS टोकन एंड URL। तो जैसे ही हम जनरेट करते हैं तो हमको लास्ट में आप देखोगे ब्लॉब SAS URL यहाँ पे मिल जाता है। एंड जब इस URL को हम लोग ट्राई करते हैं, कॉपी मैंने यहाँ से किया एंड यहाँ पे नए टैब में ट्राई करता हूँ, तो आप देखोगे हम अपनी इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं ब्लॉब स्टोरेज का एक यूज़ केस, जिसमें हम देखेंगे कि एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट हम कैसे होस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ChatGPT की मदद ले लेंगे। ओके, सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड एन इमेज। सो यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक किया तो मेरी सारी फाइल डाउनलोड हो गई। सो इस तरीके से इसने एक फोल्डर बना के दिया है, और इस फोल्डर में यहाँ पे अलग अलग फाइल्स हैं इंक्लूडिंग HTML जावास्क्रिप्ट CSS और एक सिंपल सी इमेज वाली फाइल्स यहाँ पे मुझे प्रोवाइडेड है। सो लेट्स से इस पॉइंट तक मेरे पास एक सिंपल सी वेबसाइट का कंटेंट या तो फाइल्स प्रेजेंट है। तो आप इसको मुझे होस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। सो आ जाते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे। सबसे पहले चलेंगे स्टोरेज अकाउंट, एम प्रशांत स्टोरेज। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट। ये देखो डेटा मैनेजमेंट आ गया, और इसके अंदर एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का ऑप्शन। सो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है, तो हम लोग सिंपल इनेबल्ड पे क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद इट इज़ आस्किंग इंडेक्स डॉक्यूमेंट नेम। सो आपके पास एक index.html फाइल है, तो हम उसका नाम दे देते हैं index.html, और चाहो तो आप एरर के लिए एक error.html फाइल भी बना सकते हो, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग ने इंडेक्स डॉक्यूमेंट नेम दे दिया, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव कर लो।
और सेव करने के बाद आप नीचे आप देखोगे ना प्राइमरी एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाती है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स है उसको तो अपलोड करना पड़ेगा ना कहीं, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे कंटेनर्स में। तो डेटा स्टोरेज के अंदर जो कंटेनर्स है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करोगे जैसे ही हम लोग ने वहाँ पे इनेबल किया स्टैटिक वेबसाइट वाला, तो यहाँ पे $वेब नाम का एक कंटेनर हमारे लिए बना के उसने दे दिया। सो हमारी जो भी वेबसाइट की फाइल्स है हम लोग इस वाले कंटेनर में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं ब्राउज फाइल्स एंड यू कैन सी हमारा ये वाला फोल्डर है एंड इसके अंदर ये जो 4 फाइल्स है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। तो हमारी वेबसाइट की चारों फाइल्स है एंड अपलोड यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो हमारी वेबसाइट की चारों फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो गई। ओके, इसके बाद हमको वो जो एंड पॉइंट था वो URL चाहिए, राइट। इसके लिए हम लोग फिर से स्टोरेज अकाउंट में जाते हैं, एम प्रशांत स्टोरेज, और फिर से डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट, और यहाँ पे आपका जो एंड पॉइंट है उसका URL मिल जाएगा। इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र पे एक्सेस करके देखते हैं। ब्राउज़र पे एक टैब ओपन कर लिया और एक्सेस करते हैं। सो येस, यू कैन सी कि हमारी जो वेबसाइट है एक्सेसिबल है। और अगर आप देखोगे HTML CSS यहाँ कलर्स वगैरह सब CSS से आए हैं, डिज़ाइंस, और यहाँ पे इमेज जो हमारी थी वो भी यहाँ पे लोड हो गई है। एंड इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या था, क्लिक मी, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे एक मैसेज आ गया, जावा स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, जो ऑलरेडी नहीं था। ठीक है, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करूँगा, उसके बाद आएगा जावा स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन कि कैसे हम लोग एक स्टैटिक या तो सिंपल सी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से होस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिडंडेंसी के बारे में, क्या होता है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग ने स्टोरेज अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे थे ना, क्रिएट करते हैं, सो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रिडंडेंसी का, और इसमें अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं जैसे कि LRS GRS। तो ये क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, लेकिन इसको स्लाइड से थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिडंडेंसी होता क्या है। सिंपल है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एज्योर क्या करता है, आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज को मेंटेन करता है। अगर आप इसको सिंपली रिलेट करो कि आपके डेटा को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से होता है, मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में भी आपने अपना जो डेटा है एक पेन ड्राइव में आपने स्टोर करके रखा। मान लीजिए अगर वो पेन ड्राइव ही करप्ट हो गई, या तो खराब हो गई, या तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया, तो आपका डेटा लॉस तो हो गया। वैसे ही एज्योर में भी किसी ना किसी हार्डवेयर में आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। मान लीजिए अगर वो हार्डवेयर में ही प्रॉब्लम आ गई तो आपका डेटा लॉस तो हो जाएगा। सो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एज्योर आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग जगह पे मेंटेन करके रखता है। एंड जिस तरीके से आपके डेटा की अलग अलग कॉपीज मेंटेन होती है उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी स्टोरेज ऑप्शंस, जो अभी हम लोग ने देखा था। LRS मींस लोकली RS, मतलब रिडंडेंसी स्टोरेज को RS मैंने बोल दिया। इसके बाद है लोकली RS, जोन RS, जियो RS एंड जियो जोन RS। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं LRS, लोकली रिडंडेंसी स्टोरेज। यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे कि यहाँ पे कॉपीज बनी हुई है, आपका जो भी डेटा है उसकी 3 कॉपीज बनी हुई है, और ये तीनों कॉपीज किसी एक फिजिकल लोकेशन में है। दैट्स इट। तो एक सिंगल डेटा सेंटर में ही आपकी 3 कॉपीज बन जाती है। अब आप सोचोगे कि एक ही लोकेशन में 3 कॉपीज है तो उसका क्या ही फायदा। देखो एक चीज़ है कि इनका जो एक डेटा सेंटर है वो छोटा सा डेटा सेंटर नहीं है, तो इसमें बहुत सारा हार्डवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर की भी अलग अलग सेक्शंस हैं, तो अलग अलग सेक्शंस में आपके ठीक है स्टोरेज है। तो हार्डवेयर का मान लीजिए किसी एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके दूसरे पार्ट में आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस टाइप से वर्क करता है। ऑल्दो ये सबसे बेसिक लेवल का प्रोटेक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं जोन RS। तो इसके आप डायग्राम से समझ सकते हो कि जो आपकी जो कॉपीज बन रही है ना, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, वो अलग अलग जोन में बन रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी जो प्राइमरी लोकेशन है, जो हम लोग रीजन सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने इंडिया रीजन किया सेलेक्ट। अब पूरे इंडिया में अलग अलग 3 फिजिकल लोकेशन में इनके डेटा सेंटर है, और 3 अलग अलग सेंटर में आपकी जो डेटा की कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मान लीजिए अगर लेट्स से अगर मुंबई में इनका डेटा सेंटर है, एक बैंगलोर में, तो मुंबई वाले डेटा सेंटर में, पूरे डेटा सेंटर में ही इशू हो जाता है। सो बैंगलोर वाले आपके डेटा सेंटर में आपकी जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो इस तरीके से ZRS वर्क करता है। ये थोड़ा सा और बेटर लेवल का आपका प्रोटेक्शन हो गया। इसके बाद बात करते हैं GRS, मतलब GORS, मतलब जियो मतलब यहाँ पे मल्टीपल रीजन में आपकी कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। मान लीजिए आपका प्राइमरी जो रीजन है वो है इंडिया, तो आपकी इंडिया में किसी एक डेटा सेंटर में 3 कॉपीज बनी हुई हैं,
और वही सेम 3 कॉपीज आपके किसी और रीजन में है, जैसे कि मान लीजिए जापान में है, ओके, या तो यूएस में है, तो इस टाइप से GORS वर्क करता है। इसके बाद बात करते हैं GZRS, जियो जोन, ठीक है, रिडंडेंसी स्टोरेज। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, तो आपका जो प्राइमरी जो रीजन है उसमें सारे जोन में आपकी कॉपीज होंगी, जैसे कि मान लीजिए मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में, ठीक है, तो अलग अलग फिजिकल लोकेशन या तो डेटा सेंटर्स में आपकी कॉपीज होंगी। इसी के साथ साथ एक सेकेंडरी रीजन में भी आपकी कॉपीज होंगी, तो ये और सबसे हाई लेवल का आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी आप देख सकते हो, जैसे कि LRS है जो सबसे बेसिक लेवल का प्रोटेक्शन है, तो आप देखो कि लोवेस्ट कॉस्ट। सो अगेन जितना हाई लेवल का प्रोटेक्शन यूज करोगे उतनी आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ते जाएगी, लेकिन यहाँ पे से पॉइंट इतना है कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड है और किस तरीके से और किस लेवल पे आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हम लोग ने जो स्टोरेज अकाउंट बनाया था उसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी एंड इसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया था। तो इसके बाद ना और भी ऑप्शंस है, तो चलो उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि उसमें हमको क्या क्या ठीक है चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। तो एडवांस में चलते हैं। सो इसमें नीचे आप आएंगे तो SFTP यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, लेकिन ये तभी इनेबल होगा जब आप हायर की नेम स्पेस इनेबल करोगे, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या तो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। तो अभी के लिए इसको हम लोग ठीक है अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सेस टियर, एक ऑप्शन है, तो आप देखो कि हॉट यहाँ पे सिलेक्टेड है। दैट मीन्स आपका जो भी डेटा स्टोर है अगर वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है ना तो आप हॉट सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप कूल या तो कोल्ड में आप ठीक है सेलेक्ट करोगे। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो एजोर फाइल से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेटवर्किंग पे। सो यू कैन सी कि यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इनेबल करना है तो डिसेबल, तो वो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनेबल है। पब्लिक नेटवर्क एक्सेस का जो स्कोप है वो क्या रहेगा, तो इनेबल फ्रॉम ऑल नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसके बाद आ जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन टैब में। सो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं, जैसे कि इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स। मान लीजिए आपकी जो फाइल्स है वो आप बाय मिस्टेक डिलीट कर देते हो, सो दैट तो वो 7 दिन तक वो रिटेन करके रखेगा। दैट मीन्स आप 7 दिन के अंदर उसको रिस्टोर कर सकते हो। सो ये बाय मिस्टेक ठीक है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जैसे कि ब्लॉब्स के लिए हमने इनेबल किया है सॉफ्ट डिलीट, तो वैसे ही कंटेनर्स के लिए भी सॉफ्ट डिलीट यहाँ पे इनेबल है। इसके बाद है सिक्योरिटी ऑप्शंस, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्शन टाइप कौन सा यूज़ हो रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की MMK, सो इनका इंटरनल है। सो इसके बाद है टैक्स, सो जो भी आप रिसोर्सेज बना रहे हो उसमें आप टैक्स प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से हम ये जो रिसोर्स बना रहे हैं वो डेवलपमेंट फेज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे ENV और टैब में और वैल्यू में हम लोग दे सकते हैं डेव। सो हम लोग इस टाइप से टैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लॉब वर्जनिंग के बारे में। क्या होता है ये? सिंपल है, जो हम लोग ने कंटेनर्स बनाया और उसमें फाइल्स हम लोग ने स्टोर करी उसको हम ब्लॉब बोलते हैं। तो इस मेथड से हम लोग अपनी फाइल्स के जो वर्जन्स हैं अलग अलग उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने यह चीज़ हमेशा से करी होगी। मान लीजिए आप अपने लोकल डेस्कटॉप पे एक रेज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, अपना रेज्यूमे आप उसको एडिट कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं होता कि आप एडिट करके सेव कर दो और पुराना वाला डिलीट कर दो, ठीक है, या तो ओवरराइट कर दो। आप क्या करते हो, आपने कोई नए चेंजेस किए, आप क्या करोगे, रेज्यूमे, फिर उसके बाद रेज्यूमे फाइनल फाइनल फाइनल, दिस इज फाइनल, ओके, सो ऐसा, या तो 1 2 3 ऐसे अलग अलग वर्जन बना देते हो, सो दैट आपके प्रीवियस वर्जन का जो कंटेंट है वो भी आपके पास रहे, जो फाइनल वर्जन है वो भी रहे। क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि नहीं यार पुराना वाला जो प्रीवियस वर्जन था वो ज़्यादा बेटर था, तो आप उसको यूज़ कर सको। तो यही चीज़ यहाँ भी है। मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है, अपने कंटेनर में। अब मान लीजिए आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, आपने फिर स्टोर किया, तो क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन तो आपको दिखाई देगा लेकिन प्रीवियस वाला वर्जन भी वहां पे प्रेजेंट होगा। सो इन केस आपको पुराना वाला वर्जन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये फीचर को यूज करने के लिए आपको इनेबल करना पड़ता है वर्जनिंग। तो वो कैसे इनेबल करेंगे, लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हम लोग, डेटा मैनेजमेंट, और डेटा मैनेजमेंट में अंदर है आपका डेटा प्रोटेक्शन। ये देखो आ गया डेटा प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखोगे ट्रैकिंग में एक ऑप्शन है इनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कीप ऑल द वर्जन्स और डिलीट वर्जन्स आफ्टर इन डेज। सो दिस इज ऑल्सो गुड कि आप देखो एक्स्ट्रा या तो अननेसेसरी वर्जन्स यूज नहीं करो, क्योंकि आप सो लेट्स से आप किसी फाइल में चेंजेस करते जा रहे हो और आपको एक टाइम के बाद पता चल रहा है कि आपके 100 से ज्यादा ठीक है प्रीवियस वर्जन यहाँ पे सेव हो गए, तो आप चाहो तो डिलीट वर्जन भी कर सकते हो कि इतने दिन में आपके पुराने जो वर्जन है वो डिलीट हो जाए। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो कीप ऑल वर्जन हम लोग करते हैं एंड सिंपल सेव पे हम लोग क्लिक करते हैं। सो वर्जनिंग हम लोग ने इनेबल तो कर दिए, इसको यूज कैसे करना है या तो वर्क कैसे करता है चलिए वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग डेटा स्टोरेज में कंटेनर्स पे फिर से चलते हैं। हमारा जो वेब वाला कंटेनर था हम लोग उस पे हम लोग जाएंगे।
वेब, और यहाँ पे हम लोग ने अपनी एक वेबसाइट को होस्ट किया था एंड हमारी वेबसाइट को जिस टाइप की दिखती है। ओके, अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग ने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है तो वेबसाइट में कुछ कुछ चेंजेस भी होंगे टाइम के साथ। मान लीजिए ये जो index.html है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, सिंपल सा एडिट करता हूँ, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। मान लीजिए ये जो हेडर है ना, माई सिंपल क्लाउड वेबसाइट, सो इसके सामने मैं सिंपल कर देता हूँ V1, मतलब यहाँ पे वर्जन 1 है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेव हो गया, दैट मीन्स हमने एक नया वर्जन ऑफ अपनी फाइल, या तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइल, ये आप देख रहे हो V1। ओके, जैसे ही हम लोग ने इस फाइल में चेंजेस किए और आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, सो आप देखोगे यहाँ पे वर्जन 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट में चेंजेस हो गए, लेकिन चेंजेस करने के बाद आपको रियलाइज होता है नहीं यार, ये तो गलती से हो गया, जो हमारा प्रीवियस वर्जन था वही अच्छा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है वर्जनिंग में, आप देखो यहाँ पे आपको वर्जन्स दिखाई दे रहा है, वर्जन्स पे आ जाओ, तो वर्जन्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फाइल जैसा हमको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो हमने अभी फाइल में चेंजेस किए थे उसका प्रीवियस वर्जन है ये। इस वर्जन को आप चेक कैसे करोगे या तो यूज़ कैसे करोगे, सिंपल है, इसको आप क्लिक करो एंड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लो और चेक कर लो कि भाई इसमें क्या कंटेंट है। पहला एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको क्या बोलो, मेक करंट वर्जन, क्योंकि आपको पता है कि एक ही बार मैंने चेंज किया तो ये पुराना वाला है, ये तो प्रीवियस वर्जन है, तो मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, मेक करंट वर्जन। और अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, सो आप देखोगे यहाँ पे वर्जन 1 चला गया। सो दैट मीन्स हमारे जो भी चेंजेस थे वो रिवर्ट हो गए और हमारा प्रीवियस वाला जो भी वर्जन था अप्लाई हो गया। ओके, सो इसलिए वर्जनिंग ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब भी आप किसी फाइल में चेंजेस कर रहे हो और वो चेंजेस क्रिटिकल्स है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे कि यहाँ पे आप 2 वर्जन आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम लोग ने सिंपल से V1 मतलब वर्जन 1 किया तो वो उसका एक वर्जन बन गया। अब हम लोग ने V1 से फिर से पुराने वाले वर्जन पे गए तो हमारा फिर से एक और वर्जन बन गया। अब मान लीजिए ये वाला वर्जन कौन सा है, अगेन चेक करने का क्या तरीका, डाउनलोड करके भाई चेक कर लो, रीड कर लो। इसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला हमारा जो वर्जन है ना वो उसमें क्या है पता है, V1 वाला। अब मैं इसको बोल देता हूँ कि नहीं भाई अब मेक करंट वर्जन, इसको करंट वर्जन बना दो। सो वो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, आप देखोगे V1 यहाँ पे आ गया। ओके, सो इस टाइप से वर्जनिंग यहाँ पे वर्क करती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सेस टीयर्स क्या होते हैं इन ब्लॉब स्टोरेज। सो जब हम लोग ने कंटेनर्स बना के उसमें कुछ फाइल्स स्टोर करी थी तो वहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा एक कॉलम है एक्सेस टीयर जिसमें हॉट यहाँ पे मेंशन्ड है। सो इसका क्या मतलब है और इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है क्या, तो जैसे कि मान लीजिए अपलोड में जाता हूँ और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी कि एक्सेस टीयर्स है और इसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे जैसे कि हॉट, कूल, कोल्ड, स्मार्ट एक्सेट्रा। सो इनका क्या मतलब है और इसको हम लोग कैसे सेलेक्ट है तो चूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, जैसे फाइल्स आप स्टोर कर रहे हो, आप वो फाइल्स को कितने फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा है उसके बेसिस पे आप ये एक्सेस टीयर्स को सेलेक्ट करते हो। अब जैसे सिंपल है, हॉट आप तब सेलेक्ट करोगे जब आपका जो डेटा है फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स इन अ डे एक्सेस हो रहा है। जैसे आपकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है तो आप उसको हॉट कैटेगरी में, ठीक है, मेंशन करोगे। मान लीजिए आपका कुछ ऐसा डेटा है जो बहुत इनफ्रिक्वेंटली वो एक्सेस होता है, लेट्स से 30 डेज में एक आध 2 बार, तो आप उसको कूल कैटेगरी में रख सकते हो। इसके बाद और भी कम आप एक्सेस कर रहे हो तो आप उसको कोल्ड, और आर्काइव लेट्स से 180 डेज प्लस। सो आर्काइव में मोस्टली आप बहुत ओल्डर फाइल्स रखते हो जो कभी शायद ऑडिट के लिए या तो कभी कभार रेयरली शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए। सो वन लाइन शॉर्ट, जिस भी फ्रीक्वेंसी से आपका डेटा, ठीक है, एक्सेस हो रहा है, आप उसके बेस पे एक्सेस टीयर्स को चूज या तो सेलेक्ट करते हो। ऑल्दो हमारे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट का। सो वो क्या है, खुद ही रिकॉग्नाइज करेगा कि आपका जो डेटा है कितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करेगा कि कौन सा आपका टीयर आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, डेटा के लिए। ऑल्दो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हमको ये चूज क्यों करना है। सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स आप क्लाउड का स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, तो स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कॉस्टिंग भी होगी। सो आप जब इस टाइप से एक्सेस टीयर्स को सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आप अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हो। क्योंकि देखो अभी मान लीजिए कोई एक ऐसा डेटा है, अब जैसे आप आर्काइव में आप ऐसा डेटा यूज़ कर रहे हो, ओल्डर डेटा आप बस रख रहे हो जो बहुत ही कम आप उसको एक्सेस कर रहे हो, सो इट्स बेटर कि आप आर्काइव वहाँ पे सेलेक्ट कर दो, सो दैट वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो मेन रीज़न क्या है एक्सेस टीयर को सेलेक्ट करने का, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जब हम स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस टीयर सेट हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग स्टोरेज अकाउंट में
और लेट से हम लोग अगर क्रिएट करते हैं एंड इसमें हम लोग एडवांस वाले ऑप्शन में जाते हैं ना, तो आप नीचे देखोगे एक्सेस टीयर यहाँ पे सेलेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट ही हॉट यहाँ पे सेलेक्टेड है। सो दैट मीन्स अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हो और किसी डेटा को अपलोड या तो स्टोर करते हो, सो वो ऑटोमेटिकली हॉट टीयर की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ब्लॉब ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन क्या होता है। ये एक फीचर होता है जिसकी मदद से आप जब भी कोई डेटा स्टोर करते हो ना ब्लॉब कंटेनर्स में, उसका एक बैकअप या तो कॉपीज आप मेंटेन कर सकते हो। सो सिंपली इसमें क्या होता है कि आप एक स्टोरेज अकाउंट में जब अपनी फाइल्स को स्टोर कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी दूसरे स्टोरेज अकाउंट में। अब इसका फ़ायदा क्या है, और अगर आप इसको कंफ्यूज हो रहे हो रिडंडेंसी से, सो इसमें एक डिफरेंस है। अब देखो रिडंडेंसी में क्या होता है, एज्योर आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीज मेंटेन करता है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए बाय मिस्टेक कभी गलती से आपने अपना जो कंटेनर है या तो कंटेनर में जो फाइल्स है उसको डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? क्या एज्योर उसको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो रिडंडेंसी में एज्योर आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन में क्या होता है, आप अपने डेटा की कॉपीज मेंटेन कर रहे हो। सो अगर आप एक जगह या तो एक स्टोरेज अकाउंट में कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो दूसरे स्टोरेज अकाउंट से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो ये इसका फायदा होता है। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी भाई जरूरत क्या है, तो देखो अलग अलग यूज केस हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में हो, तो आपने यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट बना दिया, वहाँ पे डेटा एक्सेस कर दिया, और तो लेट से आपकी एक दूसरी टीम यूएस में बैठी है और उनको भी सेम डेटा एक्सेस करना है, तो बेटर है आप एक स्टोरेज अकाउंट यूएस में बना दो और उसमें आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन इनेबल कर दो। तो आप यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर करोगे वो यूएस वाले स्टोरेज अकाउंट में ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा और वहाँ की टीम उसको इजीली एक्सेस कर सकती है। तो अलग अलग यूज केस के लिए ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काम कैसे करता है, एक स्टोरेज अकाउंट से डेटा आपके दूसरे स्टोरेज अकाउंट में कॉपी होगा, तो दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास 2 स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। सो आ जाते हैं हम अपने एज्योर पोर्टल पे, डायरेक्टली चलते हैं स्टोरेज अकाउंट्स में। तो अभी करेंटली हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी है जो कि है एम प्रशांत स्टोरेज। ओके, सो हम लोग एक और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स ग्रुप सेम रखते हैं, स्टोरेज अकाउंट नेम वहाँ पे हमारे पास एम प्रशांत स्टोरेज था, तो इसको हम लोग एम प्रशांत स्टोरेज 2 कर देते हैं, मतलब 1 से 2 में हमको कॉपी करना है, लाइक दैट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाले स्टोरेज अकाउंट में हमारी फाइल्स कॉपी होंगी, तो हम इसके रीजन को चेंज भी कर सकते हैं। सो एक इंडिया रीजन में है तो दूसरा हम चाहें तो यूएस में भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं कनाडा सेंट्रल कर देता हूँ। ओके, प्राइमरी सर्विस हमारी ब्लॉब होगी एंड बाकी सिंपल हम लोग रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट। सो डिप्लॉयमेंट हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं स्टोरेज अकाउंट में एंड अब हमारे पास 2 स्टोरेज अकाउंट है, एम प्रशांत स्टोरेज एंड एम प्रशांत स्टोरेज 2। और अब दोनों स्टोरेज अकाउंट के लोकेशन देख सकते हो, एक स्टोरेज अकाउंट इंडिया में है और दूसरा हमारा कनाडा में है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मेन वाले स्टोरेज अकाउंट में जो कि है एम प्रशांत स्टोरेज। तो इस पर आप क्लिक करो। सो लेफ्ट साइड में डेटा मैनेजमेंट के अंदर आप एक ऑप्शन देखोगे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन का, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट रेप्लिकेशन रूल करना है। और ये सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट, कि आपको कौन से स्टोरेज अकाउंट में कॉपी करना है अपनी फाइल्स को। तो अभी हम लोग ने जो नया स्टोरेज अकाउंट बनाया एम प्रशांत स्टोरेज 2 उसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो नीचे आएंगे तो इट इज आस्किंग कि सोर्स कंटेनर, मतलब कौन से कंटेनर की फाइल्स आपको कॉपी करनी है। तो मैं बोलता हूँ जो हम लोग ने एक कंटेनर बनाया था ना माई ऐप नाम का, उसमें मतलब उसकी जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाना चाहिए डेस्टिनेशन कंटेनर। तो डेस्टिनेशन कंटेनर एक्चुअली हम लोग ने बनाया ही नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे अभी कैंसिल करके पहले तो डेस्टिनेशन का एक कंटेनर बना लेते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं एम प्रशांत स्टोरेज 2 जो हमारा नया वाला स्टोरेज अकाउंट है। इसमें लेफ्ट साइड में जाके डेटा स्टोरेज कंटेनर्स, और यहाँ पे हम लोग एक नया कंटेनर बना लेते हैं। और जैसे कि वो माई ऐप था तो यहाँ पे माई ऐप 2 कर सकते हैं हम लोग। ओके, और सिंपल क्रिएट। इसके बाद हम लोग फिर से एम प्रशांत स्टोरेज पे चलेंगे। डेटा मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, क्रिएट एप्लीकेशन रूल्स एंड डेस्टिनेशन स्टोरेज होगा एम प्रशांत स्टोरेज 2। एंड अब हम लोग रूल बना सकते हैं कि सोर्स कंटेनर हमारा क्या है माई ऐप और डेस्टिनेशन कंटेनर हमारा क्या है माई ऐप 2। सो इट इज आस्किंग कि ये रूल बनाने के बाद जो भी नए ऑब्जेक्ट आएंगे उसको बस कॉपी करना है या तो एवरीथिंग। तो हम लोग एवरीथिंग कर लेते हैं कि हम इस कंटेनर में जो भी है सब कॉपी हो जाना चाहिए। तो हम लोग सेव करते हैं एवरीथिंग एंड क्रिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन पॉलिसी तो बन गई है
और यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड भी हो गई है। ये वर्क किया है कि नहीं हम लोग चेक कैसे करेंगे? ब्लॉब स्टोरेज पे चलते हैं, एम प्रशांत स्टोरेज 2 पे जाएंगे एंड इसमें लेफ्ट साइड में हम लोग कंटेनर्स, जो हमारा माई ऐप 2 था वो, एंड उसको हम लोग ओपन करते हैं। ओके, सो अभी तक तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं आई है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग माई प्रशांत स्टोरेज जो हमारा अकाउंट है उस पर जाते हैं एंड इसमें हम लोग कंटेनर ओपन कर लेते हैं माई ऐप। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स तो हैं, हम लोग ना एक फाइल यहाँ पे अपलोड करने का ट्राई करते हैं। अपलोड, ये इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड अपलोड कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक नई फाइल अपलोड करी, ठीक है, ये अपलोड करी है मैंने एम प्रशांत स्टोरेज और माई ऐप वाले कंटेनर में। अब हम लोग फिर से स्टोरेज सेंटर में चलते हैं और माई प्रशांत स्टोरेज 2 ओपन करके देखते हैं, इसका कंटेनर माई ऐप 2 ओपन करते हैं। ओके, सो हमारी जो 2 ओल्ड फाइल थी index.html और नेचर पिक वाली, वो तो यहाँ पे कॉपी हो गई हैं, लेकिन जो नई फाइल है वो अभी तक नहीं आई है। थोड़ा सा वेट करके रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे आपको जो नई फाइल है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो अब थोड़ा टाइम हो गया तो इसके बाद मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। सो लेट्स सी कि हमारी फाइल आई है कि नहीं। सो येस, जो हम लोग ने अभी लेटेस्ट PNG फाइल अपलोड करी थी माई ऐप में, वो माई ऐप 2 में कॉपी हो गई है। ऑल्दो इमीडिएटली शायद आपको ये फाइल्स देखने को ना मिले और इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ तो देखो, एक तो जियोग्राफिकल रीजन हो गया, या एक इंडिया है एक कनाडा है, और शायद नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, या तो इनकी खुद की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट हम लोग ने एक चीज़ श्योरिटी में के लिए चेक कर ली कि यहाँ पे फाइल्स कॉपी प्रॉपरली हो रही हैं या तो रेप्लिकेट हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है एंड ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, ब्लॉब स्टोरेज हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन फैक्ट ये भी है कि जितना हम डेटा स्टोर करेंगे उतना हमें कॉस्टिंग भी बैठेगी। तो हमारे लिए एक पॉइंट के बाद ना डेटा को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैनेज मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई डेटा है जो हमारे लिए अननेसेसरी है, तो हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन कर दें, या तो हमारे पास लेट्स से अगर कोई डेटा है जो अब लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड है तो हम उसका जो एक्सेस टियर है उसको चेंज कर दें, सो दैट हम कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकें या तो ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इस केस में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। एंड वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एजोर पोर्टल पे आ जाते हैं और कोई भी एक स्टोरेज अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं, लेट्स से एम प्रशांत स्टोरेज। इन इसमें लेफ्ट साइड में आप देखोगे डेटा मैनेजमेंट के अंडर आप देखोगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे। सो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आप क्या चीज़ें कर सकते हो, आप देखोगे यहाँ पे आप ऐड रूल्स मतलब रूल्स बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने जो डेटा को एक एप्रोप्रिएट एक्सेस टियर, मतलब जो एक्सेस टियर जैसे हॉट कोल्ड, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो जो अननेसेसरी डेटा है उसकी एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे ठीक है प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट एक टाइम के बाद आपका जो डेटा है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो हम लोग सिंपली क्या ऐड अ रूल कर सकते हैं। सो लेट्स से रूल का एक नाम दे देते हैं डेमो रूल एंड अप्लाई रूल्स टू ऑल ब्लॉब्स इन योर स्टोरेज अकाउंट। सो एक स्टोरेज अकाउंट के बेसिस पे और इसमें सारे ब्लॉब्स पे ये अप्लाई करना है रूल, ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक इफ कंडीशन है एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लास्ट मॉडिफाइड एंड क्रिएटेड, कि अगर कोई फाइल भाई 6 महीने पहले मॉडिफाइड हुई है तो उसको डिलीट कर दो, या तो जो क्रिएटेड है कि मान लीजिए 1 साल पुरानी जो फाइल है अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो सिंपल है, क्रिएटेड में 365 डेज कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद डिलीट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप रूल कर सकते हो। एंड डिलीट के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है एक्सेस टियर को चेंज करने का, कि मान लीजिए अगर 6 महीने से पुरानी फाइल है तो आप क्या कर सकते हो, मूव टू कूल स्टोरेज या तो कोल्ड स्टोरेज, ओके। सो एक्सेस टियर भी चेंज कर सकते हो, या तो आप लास्ट मॉडिफाइड या तो क्रिएटेड डेट के बेसिस पे आप जो पुरानी फाइल्स उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ओके, सो सेशन के स्टार्ट में हम लोग ने देखा था कि स्टोरेज अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंडर हमको मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं एंड उसमें से हम लोग ने ब्लॉब स्टोरेज सर्विस को तो प्रैक्टिकली ट्राई करके अच्छे से समझ लिया, लेकिन इसके अलावा जो सर्विस है ना उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको अवेयरनेस रहे कि कौन सी रिक्वायरमेंट में कौन सी सर्विसेज यूज़ की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एज्योर फाइल्स के बारे में। अब सपोज आपके ऑफिस में 4-5 टीम मेंबर है एंड उनके बीच में आपको एक कॉमन शेयर्ड फोल्डर चाहिए।
सो इस केसेस में आप एज्योर फाइल्स यूज़ कर सकते हो। ये SMB एंड NFS लाइक प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नेटवर्क फाइल सिस्टम, जिसकी मदद से आपके लोकल सिस्टम पे नेटवर्क ड्राइव जैसी बन जाती है एंड आपकी टीम मेंबर्स उस एक ड्राइव को शेयर कर सकते हैं एज अ कॉमन शेयर्ड स्पेस। इसके बाद समझते हैं क्यू स्टोरेज सर्विस क्या होती है। तो सिंपल है, एप्लीकेशंस के बीच में जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, अगर आपको उनको टेम्परेरी लेवल पे स्टोर करना है तो आप क्यू स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो इसको एक यूज़ केस से समझते हैं। लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, यूज़र्स के, जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप, तो वहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मान लीजिए एक पीक टाइम पे बहुत सारे बल्क ऑर्डर आ जाते हैं, लेट्स से 10,000 ऑर्डर एक टाइम पे आ गए, तो आप क्या करोगे? बैकएंड में आपके पास एक सर्विस है जो ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, लेकिन इतने सारे ऑर्डर एक साथ तो प्रोसेस होंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? उन ऑर्डर्स को उतने टाइम के लिए आप क्यू स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, और जो आपकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाली सर्विस है वो चंक्स में, मतलब थोड़े थोड़े करके ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यूज केस है जहां पे आप क्यू स्टोरेज यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है टेबल स्टोरेज सर्विस, जो कि एक नो सीक्वल डेटाबेस स्टोरेज सर्विस है। तो जब भी आपको नो सीक्वल टाइप का डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है ना, तो आप टेबल स्टोरेज यूज कर सकते हो। सो चलिए, इस सेक्शन के एंड में हम लोग ने जो भी स्टोरेज से रिलेटेड रिसोर्सेज बनाए थे हम उनको डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम लोग ने स्टोरेज के लिए एक अलग से रिसोर्स ग्रुप बनाया था, तो हम लोग डायरेक्टली उसको डिलीट कर देते हैं। सो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग रिसोर्स ग्रुप में। एंड जो रिसोर्स ग्रुप हम लोग ने बनाया था AZ स्टोरेज RG, उस पर हम जाते हैं। एंड इसमें जो हम लोग ने 2 स्टोरेज अकाउंट बनाए थे वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? डिलीट रिसोर्स ग्रुप में जाके जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के लिए हमको रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, तो यहाँ से कॉपी करके हम लोग अपना रिसोर्स का ग्रुप का नाम दे देते हैं और यहाँ पे सिंपली डिलीट पे क्लिक करके सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो थोड़ी देर में हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमारे यहाँ पे सारे रिसोर्सेज डिलीट हो चुके हैं। एंड इसके बाद हम लोग बैक जाते हैं एंड रिसोर्स ग्रुप में देखते हैं तो हमारा रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो चुका है। एक बार हम लोग रीचेक करने के लिए ऑल रिसोर्सेज में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई रिसोर्स बाकी तो नहीं है। तो येस, हमारे सारे रिसोर्सेज सक्सेसफुली डिलीट हो चुके हैं।